हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले पिछली क्लास में जो कुछ भी पढ़ा हुआ था उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में रॉक्स के बारे में बात की। देखा कि रॉक्स मिनरल्स का एक समूह है जो लावा के ठंडा होने से बन रहा है। लावा बेसिकली मैग्मा के रूप में अर्थ के इंटीरियर से आ रहा है। फिर रॉक्स का डिवीजन किया। रॉक्स को हम जो है 3 भागों में बांटा: इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। यहाँ पे इग्नियस को हम आग्नेय सेल और सेडिमेंट्री को अवसादी और मेटामॉर्फिक को रूपांतरित या कायांतरित सेल कहते हैं। इग्नियस सेल को मिनरल्स के आधार पे 3 भागों में बांटा: एसिडिक, बेसिक और इंटरमीडिएटरी, मध्यवर्ती। एसिडिक में सिलिका की मात्रा ज्यादा थी, लगभग 80%। सिलिका की मात्रा ज्यादा थी तो उसका बहाव था कम, क्योंकि गाढ़ा ज्यादा था, श्यानता उसकी ज्यादा थी। उसका एग्जाम्पल देखा अपन लोगों ने ग्रेनाइट। के बाद बेसिक। बेसिक में सिलिका की मात्रा थी कम, 40%। का एग्जाम्पल देखा बेसाल्ट। एक इंटरमीडिएटरी का एग्जाम्पल देखा डायोराइट और एंडेसाइट। फिर उसके बाद अवसादी चट्टानों की बात की, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स के सेडिमेंट बनने से, आग्नेय सेल के सेडिमेंट बनने से या मेटामॉर्फिक के सेडिमेंट बनने से सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हुआ है। अपरदन से, अपक्षय से। आग्नेय सेल थी, उनका अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ। अपक्षय अपर्दन क्या है, आज की क्लास में बहुत अच्छे से इस पे जो है बात करने वाले हैं, पूरा जो है देखेंगे ठीक से। तो मेटामॉर्फिक या आग्नेय सेलों के या खुद सेडिमेंट्स रॉक के अपक्षय और अपर्दन होने से सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। उसके बाद अपन लोगों ने मेटामॉर्फिक, जो रॉक्स ज्यादा प्रेशर और ज्यादा दाब के तहत रहे, उनमें एक नए रूप का निर्माण हो गया, उन्होंने अपना फॉर्म ही जो है चेंज कर लिया, से मेटामॉर्फिक। एग्जाम्पल जो बेस्ट एग्जाम्पल था उसका डायमंड। फिर अपन लोगों ने आग्नेय सेल को गहराई के आधार पे देखा, जैसे कि जो लावा है वो एक साथ तो पूरा बाहर नहीं आ जाएगा, जो बाहर आ गया वो एक्सट्रूसिव रॉक्स जो है, और जो अंदर जमीन में जो है कहीं कहीं दरारों में भरा रह गया वो भी तो थे, लावा है, तो उसको भी अपन लोगों ने देखा। तो जो एक्सट्रूसिव था उसका जो है एग्जाम्पल था बेसाल्ट, और जो इंटरमीडिएटरी था जिसे हम हाइपर बेसियल के नाम से जो है जान रहे थे, उसमें अपना लेको, लेपो, लोपो, बैठो, फेंको, वो सब था। और जो प्लूटोनिक रॉक था जिसे अपन लोग पातालिक चट्टाने बुला रहे थे, का एग्जाम्पल था ग्रेनाइट। और अपन लोगों ने ये भी देखा कि जो रॉक्स जमीन के अंदर बने हैं उनका ठंडा होने की प्रक्रिया बहुत धीमे धीमे हुई है, वो रॉक बहुत धीमे धीमे ठंडे हुए हैं, तो उनमें क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया ज्यादा हुई है। जबकि जो बाहरी रॉक्स थे, एक्सट्रूसिव थे, उनमें क्रिस्टलीकरण उतना नहीं हो पाया क्योंकि वो बाहर आके जल्दी से ठंडे हो गए। इतनी सारी चीजें देखी। फिर उसके बाद अपन लोगों ने मेटामॉर्फिक को देखा। मेटामॉर्फिक में फोलिएशन, लीनिएशन देखा, बेंडिंग देखी। और उसके बाद आज का जो भी अपना टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। और ये अपना जो मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल्स ये याद करने हैं आपको। ग्रेनाइट से नीस बन रहा है, क्ले सेल से असिस्ट बन रहा है, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट, क्ले सेल से प्लेट और हीट दे दो तो फाइलाइट, कोल से और हीट मिल जाए अगर तो एंथ्रासाइट और ग्रेफाइट, लाइमस्टोन से मार्बल्स वगैरह।
ये सब देखे। इसके बाद अपना कल जो है एक साइकिल्स और देखा था अपन लोगों ने, ये रॉक साइकिल। मैग्मा से इग्नियस बन सकता है, इग्नियस जो है मेल्ट होके फिर से मैग्मा बन सकता है, या ज़्यादा हीट और प्रेशर लेके मेटामॉर्फिक बन सकता है। और इधर ये इग्नियस फिर सेडिमेंट में भी परिवर्तित हो सकता है। और सेडिमेंट जो है लिथिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो सकता है। और फिर सेडिमेंट रॉक हीट और प्रेशर की सहायता से मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। बाकी सेडिमेंट्री रॉक खुद अप अपर्दित होकर सेडिमेंट में आ सकता है। सेडिमेंट फिर से जो है सेडिमेंट्री रॉक में तब्दील हो सकता है। इतनी सारी प्रोसेस को देखा। तो आज का अपना टॉपिक जो है वो है माउंटेन एंड प्लेट्यू बिल्डिंग एंड वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। आज हम जो है बेसिकली माउंटेनों के प्रकार, बीच बीच में माउंटेन अपन लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। और सबसे पहले तो अब फोल्ड माउंटेन और उसके जो है एक दो प्रकार, कॉम्प्लेक्स फोल्ड फोल्ड और जो है सिंपल फोल्ड वगैरह। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपन लोगों ने माउंटेन के 4 प्रकार देखे हैं अब तक, देखे हैं ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अब फोल्ड माउंटेन। तो ये आपका फोल्ड माउंटेन है, जो कहाँ पे बना है आपको ही पता है। सेडिमेंट्री जो अवसाद थे, जो भूसन्नति थी, उससे बना हुआ है। जबकि एक प्लेट फोल्ड माउंटेन बनने के लिए कंपलसरी है कि एक प्लेट कॉन्टिनेंट की हो, दूसरी कॉन्टिनेंट की हो, ओशियन की हो, डज नॉट मैटर। बट एक प्लेट तो कॉन्टिनेंट की, महाद्वीप की कंपलसरी है, मस्ट है। और एक प्लेट कॉन्टिनेंट की होगी तो आपको फोल्ड माउंटेन मिलेगा। और जियो सिंक्लाइंस अगर हुए, देखो ये जियो सिंक्लाइन भूसन्नति अगर हुई तो दोनों पे फोर्स लगेगा। और ये बात तो आपको पता है कि फोल्ड माउंटेन्स हमेशा कन्वर्जेंस में बनते हैं, अभिसरण में बनते हैं। तो अब फोल्ड माउंटेन का तो आपको पता है, बट फोल्ड माउंटेन भी 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो आपका सिंपल फोल्ड माउंटेन और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन। तो ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्या है? सबसे पहले तो ये देख लो फोल्ड माउंटेन, ये स्थिति स्पष्ट कर लो। फोल्ड माउंटेन इस तरीके के होते हैं। फोल्ड माउंटेन बलित जो अपन लोग बोल रहे हैं ना, फोल्ड फोल्ड ये हैं, इन्हें बोलते हैं फोल्ड। ये इधर से लग रहा है प्रेशर, ये ऊपर गया, नीचे ऊपर नीचे, ये इस तरीके से फोल्ड, इसे अपन लोग फोल्ड बुला रहे हैं। एक दाब इधर से कर रहा है काम, दूसरा दाब इस दिशा से कर रहा है काम, तो ये अपने आप में फोल्ड होने लग गए, फोल्ड होने लग गए इस तरीके से। ऐसे थे पहले, अब ऐसे 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 होने लग गए हैं, फोल्ड होने लगे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस दिशा से जो बल लग रहा है और एक बल इस दिशा से लग रहा है, क्या दोनों बल समान मात्रा में लग रहा होगा? अरे भाई, अपना कोई नाप के तो नहीं डाल दिया कितना फोर्स इधर से देना है और इतना ही फोर्स इधर से देना है। प्लेटें हैं, ऊपर नीचे फोर्स हो सकता है ना। तो ये आपने जो अभी तक देखा, ये से हम लोग सिंपल फॉल्ट बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं? सिंपल फॉल्ट। इस तरीके से ये आपका जो है सिंपल फॉल्ट है। यहाँ पे फोल्डिंग जो हुई है एकदम से बराबर हुई है। क्या होगा अगर यहाँ से बल जो लग रहा है, एक बल यहाँ से लग रहा है, तो इधर से या इधर से लगने वाला एक बल की मात्रा बढ़ा दी जाए। कुछ ये डायग्राम देख लो, फिर बताना क्या होगा। हम्म ये तो आपका है सिंपल फोल्ड। यहाँ देख लो, ये है सिंपल फोल्ड। अगर मान लो मैंने कह दिया है तुमसे कि यहाँ पे अपना एक अब पैर रखो और धक्का लगा दो, धक्का लगा दो। जब आपने धक्का लगाया, क्या हुआ देखो, ये ज्यादा मुड़ने लगा, ये देखो, और ज्यादा मुड़ गया, ये देखो टूट टूट ही गया था, अब तोड़ दिया आपने इसे, ये देखो।
फॉल्ट क्रिएट हो गया यहाँ पे, दिख रहा है, ये एकदम फॉल्ट क्रिएट हो गया साहब। आप तो थे ताकतवर, आपसे मैंने कहा भैया इसमें थोड़ा रख के पैर यहाँ पे धक्का लगा दो, आपने धक्का लगा दिया। पहले था ये सिंपल फोल्ड था ये, उसके बाद ये इस तरीके की स्थिति में आया, फिर ये इस तरीके की स्थिति में आया, और आखिरकार जो है आपने इतना धक्का लगाया कि तोड़ दिया। तो टूटने वाली प्रक्रिया है, हम इसे ओवरथ्रस्ट कह रहे हैं, बहुत ज्यादा धक्का लग गया, और इसे नेपे भी कहते हैं, नेपे। तो ओवरथ्रस्ट की क्रिया जो है उसे हम नेप पे बुला रहे हैं। तो ये आपका जो है, ये स्थिति जो है, ये स्थिति जो है, ये आपकी सिंपल फोल्ड नहीं रही, कॉम्प्लेक्स हो गया मामला, कॉम्प्लेक्स हो गया ये देख लो यहाँ पे ये मामला कॉम्प्लेक्स हो गया। आ रहा है समझ में? सिंपल फोल्ड दोनों ओर से बराबर बल लग रहा हो, कॉम्प्लेक्स फोल्ड जब बल की मात्रा एक दिशा से ज्यादा हो गई हो, एक दिशा से ज्यादा हो गई हो। जैसे ये देख लो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो है, देखो ये तोड़ ही दिया साहब, बिल्कुल तोड़ दिया। देखो कितना बेंड हो गया है, जबकि ये इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन एक तरफ से इस साइड से ज्यादा बल लग गया, तो इसको ओवर फोल्ड कर दिया। सिंपल फोल्ड था तो आपका ये था सिंपल फोल्ड, बट जो है ज्यादा बल लग गया, तो ये जो है ओवर फोल्ड हो गया। ओवर फोल्ड में ये देख लो, ये एकदम से जो है ज्यादा फोर्स की वजह से ओवर फोल्ड हो गया। ये देखो, ये तो ये टूटने वाली प्रक्रिया है, ज्यादा एक तरफ से ज्यादा बल लग रहा है, इसलिए जो प्रक्रिया हुई है हम इसे कॉम्प्लेक्स फोल्ड कह रहे हैं, क्योंकि आदर्श फोल्ड नहीं है। देखो ये यहाँ से इस तरीके से, ये ज्यादा चीजें खराब हो गई, टूटने की स्थिति पे आ गया, और यहाँ पे तो देखो ये टूट ही गया, फोल्ड फोल्ड रहा ही नहीं। तो इस तरीके से फोल्ड माउंटेन को हम एक तो सिंपल फोल्ड और एक कॉम्प्लेक्स फोल्ड, इस तरीके से दो तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे देख लो, फोल्डिंग ही खत्म कर दी साहब, फोल्डिंग जो थी वो खत्म ही कर दी। तो यही जो चीजें याद रखने वाली हैं, फोल्ड माउंटेन में कैसे बनता है, कहाँ बनता है, ये बात पहले हो चुकी है अपनी। बट फोल्ड माउंटेन में दो तरह के फोल्ड मिलते हैं, एक तो सिंपल फोल्ड और एक कॉम्प्लेक्स फोल्ड। सिंपल फोल्ड क्या होता है बता दिया है, कॉम्प्लेक्स फोल्ड क्या होता है ये भी बता दिया है। बाकी ये देख लो अपना खंड पर्वतों के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा हुआ था। खंड पर्वत बता सकता है कोई? तो कैसे बनते हैं? जब दो प्लेटों का डाइवर्जेंस हो रहा हो, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हो, तब ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। रिफ्ट वैली भी तभी बनती है। तो ये जो है, ये वाला हिस्सा, एक प्लेट जा रही है इस दिशा में, ये प्लेट जा रही है इस दिशा में, नीचे से कन्वेक्शनल करंट काम कर रहा है, कन्वेक्शनल करंट। उस कन्वेक्शनल करंट ने हो सकता है कि इस भाग को ऊपर उठा दिया हो, इस भाग को यहाँ पे नहीं लग पा रहा हो कन्वेक्शनल फोर्स, तो ये भाग नीचे रह गया है, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है। ब्लैक माउंटेन तो ये है आपका, देख लो ये दो हिस्से ऊपर उठे हुए हैं, दो हिस्से इसके ये ऊपर उठे हुए हैं, ये हिस्सा और ये हिस्सा, बीच में आपकी ये रिफ्ट वैली है, जो प्लेटों के डाइवर्जेंस से इसका निर्माण हुआ है, इस तरीके के होते हैं जो है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फोल्ड माउंटेन तो पहले हम पढ़ चुके हैं, बट मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपको ये
उठा हुआ जो हिस्सा दिख रहा है, मैं इसको हॉर्स्ट बोल रहा हूँ। ये एग्जाम में सवाल आ जाए कि हॉर्स्ट जो है किससे संबंधित है, तो उसमें आप फोल्ड माउंटेन तो नहीं लगाओगे, पता है ना कि ब्लॉक माउंटेन में मिलते हैं हॉर्स्ट। जो उठा हुआ भाग है, अपलिफ्टिंग अपलिफ्टिंग जो हिस्सा है, उठा हुआ जो भाग है, उसे मैं हॉर्स्ट बुला रहा हूँ। और जो निचला हिस्सा है, इसे मैं ग्रेविन बुला रहा हूँ। तो ये बताने का मेरा मतलब ये था कि अगर ये दोनों शब्द एग्जाम में आ जाएं तो हमें केवल इतना पता रहे कि इन दोनों शब्दों का संबंध ब्लॉक माउंटेन से है, खंड पर्वतों से है। और ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों शब्द बराबर हैं, और ज्यादा हिंदी के चक्कर में फिर ये और ज्यादा खराब हो जाएंगे। ये आसान शब्द हैं, इनको आप जो है याद कर लो। हॉर्स्ट और ग्रेविन, इन दोनों शब्दों का संबंध ब्लॉक माउंटेन से है। ऊंचे उठे हुए भाग को अपन लोग हॉर्स्ट कह रहे हैं, और जो भाग नीचे वाला है इसे हम ग्रेविन कह रहे हैं। और दो तरह के माउंटेन तो ये हो गए आपके, एक तो फोल्ड और एक ब्लॉक। तीसरा माउंटेन आपको बताया था वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन के बारे में अपनी बात हुई थी ना। तो वोल्केनिक माउंटेन क्या है? वोल्केनिक माउंटेन वो माउंटेन है जो ज्वालामुखी के उद्गार से बन रहे हैं। अब ज्वालामुखी के उद्गार से माउंटेन तभी बन सकता है जब प्लेटों का कन्वर्जेंस हो रहा हो, अभिसरण हो रहा हो, प्रेशर क्रिएट होगा, और केंद्रीय उद्भेदन द्वारा ज्वालामुखी का निर्माण होगा। अब ज्वालामुखी, अगर वही ज्वालामुखी अगर कॉन्टिनेंट पे हुआ तो कॉन्टिनेंटल वोल्केनिक माउंटेन का निर्माण करेगा। और वही ज्वालामुखी अगर समुद्र में हुआ तो ओशियनिक वोल्केनिक माउंटेन, समुद्री ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करेगा। अब ये देख लो, ये तो आपका रहा ज्वालामुखी बुला रहे हैं, आप इसे ज्वालामुखी बुला रहे हैं। अगर यही ज्वालामुखी समुद्र में हुआ तो अपन लोग इसे ओशियनिक, समुद्री ज्वालामुखी पर्वत बुलाएंगे। समुद्री ज्वालामुखी पर्वत ये ज्वालामुखी है, और देखो ये माउंटेन के शेप में आ गया है, माउंटेन के शेप में, ये देख लो ये। तो हम इसे ओशियनिक वोल्केनिक माउंटेन, समुद्री ज्वालामुखी पर्वत बुलाएंगे। इस तरीके से देखो, एक इमेज और है तो देख लो, ये समुद्री ज्वालामुखी पर्वत है। बाकी अगर यही स्थिति कॉन्टिनेंट पे हुई तो मैं उसको महाद्वीपीय ज्वालामुखी पर्वत बुलाऊंगा। महाद्वीपीय ज्वालामुखी पर्वत बुलाऊंगा मैं इसे। ये तो अपना हो गया जो है वोल्केनिक माउंटेन। अब अगला अपना जो है वो है ये रेसिडुअल माउंटेन्स। अब रेसिडुअल माउंटेन्स क्या है? हम रेसिडुअल माउंटेन्स को ओल्ड फोल्ड माउंटेन भी बुला सकते हैं। ओल्ड माउंटेन तो सर आपने बताया था, बट ओल्ड, अरे हाँ, जो बुढ़ा हो चुका है, हिमालय है, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, बट वो अभी नया है, उसको अभी तो कोई 70 मिलियन वर्ष हुए हैं जो है बने हुए। बट जो अरावली हैं इनको 2000 मिलियन वर्ष के आसपास का समय हो चुका है, और ये बूढ़े हो चुके हैं, ये अपनी वृद्धावस्था में है। वृद्धावस्था में है तो जाहिर सी बात है कि इसका वेदरिंग और इरोजन तो होगा। भाई दुनिया में कोई चीज हमेशा बनती रहेगी तो फिर वो अब कहाँ पे समाएगी? अब पर्वत के ऊपर अब पर्वत आ जाएगा क्या? भाई एक पर्वत पहले बन चुका है, उसका खात्मा होगा, दूसरी जगह कहीं बनेगा, खात्मा होगा, फिर उससे अब प्लेट्यू और आपके मैदान वगैरह, प्लेन्स वगैरह बनेंगे, या कुछ जो भी स्थलाकृति बननी हो वो बनेगी। लेकिन हमेशा तो कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो एक बार तो जो है जिसका निर्माण हुआ है उसका विध्वंस भी होगा। मनुष्य करे या न करे, प्रकृति तो अपने आप इस नियम का पालन करती ही है। जिसको जन्म दिया है उसका अंत भी होना ही है। तो इस तरीके से पहले ये फोल्ड माउंटेन था,
पहले जब ये बना हुआ था तब। फोल्ड माउंटेन तो आज भी है, बट ये आज ओल्ड फोल्ड है। ओल्ड फोल्ड आ जाए एग्जाम में, या रेसिडुअल, रेसिडुअल आ जाए, दोनों एक ही बात है। ओल्ड फोल्ड और रेसिडुअल। रेसिडुअल ऐसे माउंटेन्स हैं जिनका वेदरिंग होके और इरोजन हो चुका है। इरोजन, वेदरिंग के बाद इनका इरोजन हो चुका है। पुराने न बलित पर्वत मान लो इन्हें आप। अब इरोजन और ये सब क्या होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा, बहुत विस्तार से इसी पे जो है बात करने वाले हैं। बाकी ये एग्जाम और देख लो, ये पहले माउंटेन रहा होगा। माउंटेन तो हल्का आज भी है, बट जो है इरोजन हो गया है इसका, वेदरिंग हो गई है इसकी जो है। अपक्षय पहले होता है, फिर अपर्दन होता है। देखो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा मिट्टी में तब्दील हो गया है। चट्टाने तो खत्म सी लग रही है ना। बाकी ये देख लो, माउंटेन ही तो है, बट इनका इरोजन हो चुका, अपक्षय हो चुका है, इनका अपर्दन भी हो चुका है। इनको हम ओल्ड फोल्ड या रेजिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत बुला रहे हैं। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट का तो अर्थ ही है मलबा बचा हुआ, तो अवशिष्ट पर्वत ये हैं। चार प्रकार के अपने पर्वत हो गए। तो बस अपशिष्ट पर्वत के बारे में इतनी बात ध्यान रखने योग्य है कि इन्हें ओल्ड फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है, और जिनका अपक्षय और अपर्दन हो चुका होता है, ऐसे माउंटेन है ये। बाकी आपने एक शब्द सुना होगा, प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या है? तो प्लेट्यू एक फ्लैट टॉप टेबल लैंड है। अर्थात सर, आपने देखा होगा माउंटेन तो इस तरीके के होते हैं, ऊंचे ऊंचे जो है तरीके के, लेकिन इनसे जो नीचे वाली संक जो इनसे जो नीचा वाला जो स्थान है, वो भी लावा वगैरह से बना हुआ है। मैदानों से थोड़े ऊंचे हैं, मैदान तो यहाँ पे कहीं हैं आपके, जो मैदानों से थोड़े ऊंचे हैं, और जो लावा वगैरह से बने हुए, केवल लावा से नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेट्यू केवल लावा से बनते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। जब दो प्लेटों का कन्वर्जेंस हो रहा होता है, तो जो सामान्य लैंड है उसकी भी ऊंचाई उठ जाती है, और उनको भी अपन लोग प्लेट कह रहे होते हैं। या कन्वेक्शनल करंट की वजह से कोई स्थान जो है ऊंचा हो जाए, अपने सामान्य जमीन जो है उससे ऊंचा हो जाए और बहुत बड़े एरिया में हो जाए, मैं उसको पठार ही बुलाएंगे। इस तरीके से उसका कोई एरिया वगैरह वो नहीं है जो है, इतना है ये। फ्लैट फ्लैट टॉप टेबल लैंड जो है, अब वो तो यंग और ओल्ड भी हो सकते हैं। दक्कन का जो प्लेट्यू है, जो दक्कन का पठार है अपना, ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, बहुत पुराना है जो है। एक इमेज ये देख लो जो है, ये आपका पठार है। और अब बात जब पठारों की हुई है, तो इनके बारे में भी जो है देख लेते हैं कि अब पठार क्या है, कैसे हैं। तो प्लेट्यू जो हैं, प्लेट्यू आपके तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के सर कैसे? आप मुझे ये बताओ कि अगर क्या हो जब यहाँ पे भी एक जो है माउंटेन रहा हो, माउंटेन इस तरफ भी रहा हो, और दोनों माउंटेन के बीच में हो, जैसे कि अपना ये इंडिया वाला हिस्सा नहीं है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इंडिया वाला, हाँ, तो वहाँ पे जो है ऊपर वो चाइना के माउंटेन है, इधर ये इंडिया के माउंटेन है, बीच में जो पठार है प्लेट्यू है, क्या है उसका नाम? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, वो भी इसी प्रकार का उदाहरण है। तो ऐसा पठार जो दोनों ओर से पर्वतों से घिरा हो, मैं उसको इंटर माउंटेन प्लेट्यू, इंटर माउंटेन, माउंटेन नहीं है, माउंटेन ही होता है ये।
इंटर माउंटेन प्लेट्यू है ये। इसको मैं अंत पर्वतीय पठार, अंत पर्वतीय पठार कहते हैं इसको, कहीं एग्जाम में आ जाए तो। ऐसा क्षेत्र, ऐसा पठार जो दोनों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ हो, मैं उसको इंटर माउंटेन प्लेट्यू बुला रहा हूँ। द प्लेट्यू विच आर बॉर्डरिंग द माउंटेन रेंजेस, जो माउंटेन पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरा हुआ हो। जनरली फोल्ड माउंटेन, सामान्यतः फलित पर्वतों से, मैं उनको इंटर माउंटेन प्लेट्यू बुला रहा हूँ। नंबर 2 पे हैं अपने पीडीमेंट प्लेट्यू, ये पीडमेंट प्लेट्यू। पीडमेंट प्लेट्यू क्या है साहब? जरूरी थोड़ी है कि दोनों ओर जो है माउंटेन ही मिल जाए, किसी पठार के दोनों ओर माउंटेन मिल जाए। हो सकता है कि एक तरफ ही माउंटेन हो, दूसरी तरफ कोई दूसरा लैंड फॉर्म हो, प्लेन्स वगैरह हो, सी वगैरह हो, ओशन वगैरह हो, कोई दूसरी जो है भू आकृति हो यहाँ पे इसकी जगह पे ये नहीं हो, तो उसको हम पिडमेंट प्लेट्यू बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? पिडमेंट प्लेट्यू। ऐसा पठार जो फुट हिल्स में हो, मतलब माउंटेन के पैरों में, देखो ये माउंटेन तो ये रहा, अब माउंटेन के पैरों में ये उपस्थित है, ये पिडमेंट प्लेट्यू ये रहा यहाँ से। दूसरी ओर है इसके सी हो, प्लेन्स हो, तो कुछ भी हो सकता है, बट एक और इसके माउंटेन होना जो है अनिवार्य है। तो ऐसा क्षेत्र जो एक और पर्वत से घिरा है और जो अब पर्वत के चरणों में उपस्थित है, फुट हिल्स में उपस्थित है, उसको जो है पिडमेंट प्लेट्यू बुला रहे हैं। दूसरी ओर उसके जो है अब प्लेन हो सकता है, सी या हो सकता है ओशियन हो सकता है, ठीक है। और पिड माउंट का मतलब है फुट ऑफ माउंटेन, पर्वत के चरणों में जो प्लेट्यू है हिल्स में, ठीक है। ये आपका हो गया। तीसरा है वो आपका वोल्केनिक प्लेट्यू। वोल्केनिक प्लेट्यू मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं, ये है अपना वोल्केनिक प्लेट्यू, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पठार देखे अपन लोगों ने और माउंटेन्स देखे उससे पहले। अब आपको ये नहीं लगता है कि ये अब प्लेट्यू बने हैं, माउंटेन्स बने हैं, अब तक हम जो भी पढ़ रहे थे अपनी पिछले लेक्चर्स में, तो उन सब आकृतियों के पीछे एक बल कार्य कर रहा था जो पृथ्वी के अंदर से लग रहा था, जिसे हम एंडोजेनिक फोर्स, अंतर्जात बल कह सकते हैं। सोचो, अपनी पिछली क्लासेज जो आपने की हैं, जो आपने अब तक के लेक्चर लिए हैं, उनको एक बार दिमाग में जो है घुमाओ, उनको दिखेगा कि हाँ पृथ्वी के अंदर से एक बल कार्य कर रहा था, या तो वो जो है डाइवर्जेंस के रूप में, कन्वर्जेंस के रूप में, कन्वेक्शनल करंट के रूप में, किसी तरह से भी। तो अब तक जो आकृतियां, जो भू आकृतियां पढ़ी हैं हमने, उनके पीछे अंतर्जात बल का रीजन था, एक बल था इंडोजेनिक फोर्सेस, अंतर्जात बल, उसकी वजह से ये सारी स्थलाकृतियां जो है बन रही थी। तो अंतर्जात बल होता है तो क्या बहिर्जात बल नहीं हो सकता? क्या बहिर्जात बल नहीं हो सकता? एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है हो तो सकता है भाई, हो क्यों नहीं सकता? तो ऐसा बल जो सरफेस के ऊपर कार्य कर रहा हो, बाहरी क्षेत्रों में, जमीन पे, लैंड पे कार्य कर रहा हो, तो उसे हम बहिर्जात बल कहेंगे। बहिर्जात बल जो है कौन कौन से हो सकते हैं सर? एक तो आपका सनलाइट हो सकता है। सर ये कोई बल थोड़ी है, बल नहीं है, लेकिन काम तो बल जैसा ही करता है। आपके जो रॉक्स वगैरह हैं उनके ऊपर जो है सनलाइट वगैरह आती है, तो उसके ताप से ये एक्सपेंड करती हैं, फैलती हैं, फिर सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, फिर सिकुड़ती हैं, तो दरारें वगैरह आ जाती हैं इनमें, तो फोर्स तो हो ही गया ना।
उनको फैलाने और सिकुड़ाने का कार्य कर रहा है। तो ये भी एक प्रकार से आपका जो है फोर्स है। उसके अलावा आपका विंड हो गया, हवा, जब हवा चलेगी तो कोई जो है रेत वगैरह उसमें उड़ता है ना, तो फोर्स ही तो है वो। वह अभी मान लो कोई सेंड वगैरह यहाँ पे आंधी आ गई, तो ये मालूम पड़ा कि पूरा सेंड यहाँ से उठा के उसने कहीं दूसरी जगह जमा कर दिया। इस तरीके की भाई चीजें होती हैं ना। तो अपन लोग अब तक तो जो है इंडोजेनिक फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, अब बात करेंगे एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में, जो है बहिर्जात वो बल के बारे में। तो इसके एग्जाम्पल्स के रूप में आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर्स हो सकते हैं, सी वेव हो सकती है, विंड हो सकती है, ग्राउंड वाटर हो सकता है, सनलाइट हो सकती है। तो इस तरीके के उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आपने शुरू से लेकर लगभग क्लास 6th-7th में एक वर्ड सुना होगा, डेनुडेशन। डेनुडेशन। अब हमारी क्लास जो है वो बहिर्जात बलों के इर्द गिर्द घूमेगी, इतना याद रखिएगा। तो डेनुडेशन क्या है? डेनुडेशन का हिंदी अर्थ तो पता ही होगा, अनाच्छादन कहते हैं इसको, अनाच्छादन। तो अनाच्छादन बेसिकली क्या है? अनाच्छादन एक होल प्रोसेस है, एक बड़ी प्रोसेस है जो कई एक पार्ट में मिलकर संपन्न होती है। तो उसके पार्ट्स क्या हैं? उसके पार्ट्स हैं आपका वेदरिंग और इरोजन, ट्रांसपोर्ट और डिपोजिशन। ट्रांसपोर्ट और डिपोजिशन, जैसे कि यहाँ पे आपका कोई भी लैंड मास है, मान लो जो है माउंटेन्स वगैरह हैं यहाँ पे आपके जो है, तो सबसे पहले या कोई रॉक्स वगैरह मान लो, आग्नेय शेल मान लो आप जो है, कोई सी मान लो, तो इस पे जो है सनलाइट आ रही है। सनलाइट आने से धूप पड़ेगी इस पे, तापमान इसका बढ़ेगा, तो एक्सपेंड करेगा। जो भी हो, लोहे की जो पटरियां होती हैं, रेल की पटरियां, वो भी जो है ज़्यादा तापमान होने पे फैल जाती हैं। आपने सुना होगा कि जो है पटरी फैल गई तो उनके बीच में थोड़ा गैप रखते हैं, जिससे कि पटरियां अगर फैलें तो उनका बीच में जो है असामंजस्य बना रहे। तो इस तरीके से, तो ये तो रॉक्स वगैरह हैं। धूप यहाँ से आई, तापमान ज़्यादा हुआ, इन्होंने एक्सपेंड किया, रात में फिर जो है सर्दी हो गई, फिर जो है कंप्रेशन हो गया इनका। तो इस तरीके की अब प्रक्रिया इनमें चलती रहती है। सूर्य ऐसा तो है नहीं कि जो है कल से निकल रहा है, तो साहब आज हुई है बस, अब आगे नहीं होगी, आगे नहीं हुई थी, वो तो हमेशा से हो रही है। अब आपको नहीं लगता कि इसकी जो सरफेस है इसमें फॉल्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे, फॉल्ट बनना शुरू हो जाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, कैसे भी फॉल्ट बनना शुरू हो जाएंगे, दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी। अब इसमें दरारें हो गई, दरारें हो गई, समय के साथ आपका जो है बारिश वगैरह हुई, और बारिश वगैरह होने से इसमें जो ऑक्साइड वगैरह रहे होंगे, उन्होंने पानी और हवा के साथ मिलकर ऑक्सीकरण कर लिया। ऑक्सीकरण कर लिया तो और ज़्यादा जो है अच्छा हो गया, गैदरिंग और ज़्यादा हो गई जो है। फिर उसके बाद हवा के माध्यम से या जो है फिर से बारिश हुई, या उसी बारिश में यहाँ पे जो कण अलग अलग हो गए होंगे, क्या उनको बहा के इन्होंने दूर नहीं कर दिया होगा? तो यहाँ से जो बहाकर जो लाए जा रहे हैं, हम उनको सेडिमेंट बुला रहे हैं, और ये ट्रांसपोर्ट द्वारा ही तो यहाँ पे आए हैं। ट्रांसपोर्ट का अर्थ क्या है? एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे ले जाना। तो ये इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, प्लस अपर्दन भी हुआ। अपर्दन क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना, अपर्दन हुआ। और डिपोजिशन, ये किसी दूसरी जगह पे आके जमा हो गए, यहाँ पे इनका डिपोजिशन हो गया। तो इस पूरी प्रक्रिया को डेनुडेशन बुला रहे हैं अपन लोग जो है, डेनुडेशन, अनाच्छादन। तो अनाच्छादन की प्रक्रिया 4 स्टेजेज में संपन्न होती है।
सबसे पहले तो अपक्षय, उसके बाद अपर्दन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट कर लो, और फिर उसका जमाव या डिपोजिशन, डिपोजिशन। तो ये आपकी 4 प्रोसेस में डेनुडेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब हम नंबर नंबर से जो है बात करेंगे अपक्षय को लेकर। पहले सबसे पहले वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्ट और डिपोजिशन। तो अपक्षय क्या है और अपक्षय कितने प्रकार से हो सकता है? तो अपक्षय जो है, वेदरिंग जो है, वो कई एक तरीके से हो सकती है। कई एक तरीके से मतलब, कई एक तरीके से मतलब जो है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, भौतिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, या जैविक प्रक्रिया द्वारा। जैविक प्रक्रिया द्वारा जैसे कि पहले तो आप ये देख लो, इससे आपको स्पष्ट हो जाए कि डेनुडेशन आखिर क्या है, और अच्छे से जो है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, उसमें वेदरिंग है, इरोजन है, मास वेस्टिंग क्या है बताऊंगा आगे, और आपका डिपोजिशनल, डिपोजिशनल प्रोसेस है, जहाँ पे आके पूरा मलबा सेडिमेंट वगैरह जमा हो रहा है, वो सब जो है। और ये सब जो है आके एक टोपोग्राफी का निर्माण कर रहे हैं, जैसे जैसे कोई अन्य लैंड फॉर्म का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब जो वहाँ पे सेडिमेंट जमा हुआ है उससे किसी अन्य जो है लैंड फॉर्म का जन्म हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत आपको वेदरिंग, इरोजन, मास वेस्टिंग और डिपोजिशन, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब ये सारी चीज़ें आ रही, इनमें अब पढ़ेंगे अपन लोग सबसे पहले वेदरिंग, अपक्षय क्या होता है। तो अपक्षय आपका जो है 3 तरीके से हो सकता है। उन 3 तरीकों में मैकेनिकल, यांत्रिक, या कहें तो भौतिक, भौतिक अपक्षय। दूसरे नंबर पे केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय। ये पीपीटी मेरी जो है अंग्रेजी में लिखी हुई है, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ हिंदी में बताऊंगा। केमिकल वेदरिंग मतलब रासायनिक अपक्षय, और तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय, जैविक। मैं यहाँ कोई आपको पीपीटी पढ़ाने के लिए तो बिल्कुल नहीं बैठा हूँ कि सर जो पीपीटी आपकी इंग्लिश में है, जो हमारे क्या समझ में आएगा। तुमको केवल कंसेप्ट समझना है, बाकी की किताबें तो आपके पास भी हैं। आज तक तुमको ये शब्द समझ में नहीं आया होगा कि डेनुडेशन क्या होता है, अपक्षय क्या है, अपर्दन क्या है। आज तक आप लोग जो है अपक्षय और अपर्दन का अंतर पूछते आए हो, अपक्षय क्या है, अपर्दन क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो आज इसी अंतर को ठीक से समझेंगे जो है। तो आपका काम यहाँ पे केवल कंसेप्ट डेवलप करना है, समझना है। पढ़ने के लिए तो आप पे हजारों किताबें होंगी, नहीं तो मार्केट से ले आइएगा। तो यहाँ पे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि इंग्लिश में लिखा है कि हिंदी में लिखा है, उसके लिए मैं हूँ। बिल्कुल चिंता नहीं करनी इस बात की आपको। तो अपक्षय जो है, वेदरिंग जो है आपकी 3 तरीके से हो रही है। अब देखते हैं मैकेनिकल वेदरिंग। तो मैकेनिकल वेदरिंग जो है आपकी 5 प्रकार से हो सकती है। एक्सफोलिएशन, फ्रॉस्ट बेडिंग, सॉल्ट बेडिंग, टेम्परेचर चेंज और अब्रेशन, इस तरीके से जो है। अब इसमें एक आपका यहाँ पे जो आपका ये टेम्परेचर चेंज है, वो तापमान परिवर्तन है ये। मतलब जब तापमान में जो है अगर ज़्यादा गर्मी है तो फैलेगा, और ज़्यादा अगर सर्दी पड़ रही है तो वो सिकुड़ेगा। इस वजह से भी उसमें जो है रॉक्स वगैरह में टूटने की संभावना है, उनका अपक्षय होने की संभावना है जो है। और यहाँ पे आपका एक ग्रेविटी के माध्यम से भी होगा, यहाँ पे लिख लीजिए, ग्रेविटी के माध्यम से भी जो है अपक्षय होगा, गुरुत्वीय बल द्वारा, गुरुत्वीय बल द्वारा। तो आपका ये एक्सफोलिएशन है, इसका मतलब तो आप मान लो कि टूटना हो गया। जब कोई
रॉक्स वगैरह हैं तो उनमें जो है दरारें वगैरह आ गई और एक दूसरे से जो है अलग हो गई, जो है टूटना है। बाकी अब्रेशन आपका जो है घर्षण विधि मान लो आप जो है घर्षण के माध्यम से जो है कोई चीज़ें टूट गई, अलग हो गई। एक्सफोलिएशन आपका क्या है? तो ये आपका बेसिकली मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस है, ये यांत्रिक या भौतिक अपक्षय प्रक्रिया है जो रॉक्स जो हैं और चट्टाने जो हैं इनका पैरेलल अलाइनमेंट जो इस तरीके से हुआ है, इस तरीके से ये देखो, ये देखो, ये इस तरीके से जो रॉक्स वगैरह टूट रही हैं हम उसको फॉलिएशन बुला रहे हैं। अब ये टूट कैसे रही हैं? इसमें ये एक तो पहला हो गया आपका ग्रेविटी, क्योंकि आपको पता है कि जो जितना पास रहेगा केंद्र के उस पे उतनी ज़्यादा ग्रेविटी लगेगी, तो जितना दूर रहेगा उस पे उतनी कम ग्रेविटी लगेगी। तो एक तो इसका हो गया आपका ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से। दूसरा आपका इसमें है जो है हीट, तापमान, तापमान की वजह से भी यहाँ पे जो दरारें वगैरह एक्सपेंड होना, फिर सिकुड़ना, फिर जो है कंप्रेस होना, एक्सपेंड होना, कंप्रेस होना, इस तरीके की यहाँ पे प्रोसेस होती है। तो हीट और ये एक्सपेंड और ये कंप्रेस और ग्रेविटी, इन तीनों की प्रक्रिया को मिलाकर एक साथ हम इसको एक्सफोलिएशन जो है नाम दे रहे हैं। एक्सफोलिएशन का मतलब ही है जो है टूटना या जो है विभाजित होना, विभाजित होना। तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है और आपको तो केवल इतना याद रखना है, वहाँ पे कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये प्रोसेस किस तरीके से हुई है। आपको तो केवल एक्सफोलिएशन याद रखना है बस, उसके अलावा आपका अब कोई काम नहीं है। अगली जो आपकी यह प्रोसेस है, अगला है आपका फ्रॉस्ट बेजिंग। फ्रॉस्ट बेजिंग बेसिकली क्या है? तो आप मुझे एक बात बताओ, जहाँ पे ऊंचे ऊंचे एरिया हैं, माउंटेन्स वगैरह या ग्लेशियर वगैरह, ग्लेशियर भी बेसिकली माउंटेन्स इतनी हाइट पे ही होते हैं, जो है माउंटेन्स के आसपास ही होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे तापमान रहता है बहुत ठंडा? दिन में वहाँ पे सूर्य की गर्मी जो है आप पहुँचेगी, सूर्य की गर्मी पहुँचने से वहाँ पे जो आइस वगैरह रहेगी थोड़ी बहुत मेल्ट होगी, और वो मेल्ट आइस वहाँ पे जो पत्थरों में जो चट्टानों में थोड़ी बहुत दरारें होंगी उनके अंदर भर जाएगा वो पानी। पानी भर गया वो दिन में हीट की वजह से। रात्रि में जब जो है तापमान में कमी आएगी तो आपको ये नहीं लगता कि ये पानी जो है जम जाएगा अंदर? और आपको पता है कि पानी द्रव को जब ठोस में बदलते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है। जब उसका आयतन बढ़ा, या फिर एग्जाम्पल कर लीजिए आप जो है, एग्जाम्पल के रूप में क्या है, आप कोई बोतल लीजिए पानी की और एकदम से जो है पूरी भर के जोर से अच्छे से ढक्कन लगा के फ्रीज में रख दीजिए आप जो है। जब तक बर्फ ना बने तो आपको दिखेगा कि जैसे ही उसमें बर्फ बनती है और पूरा पानी बर्फ के रूप में बदलता है तो वो बोतल फट चुकी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ठोस का घनत्व तो ज़्यादा होता है। पानी को अगर आप जो है लिक्विड को ठोस में चेंज करेंगे तो उसका घनत्व और आयतन दोनों चीज़ जो है बढ़ जाएगी, और उसका आयतन बढ़ते ही जो है यहाँ पे जो दरारें थी उनमें जो है बर्फ बन गई और उसने जो है एक्सपेंड करना शुरू किया, और जो रॉक्स थी वो टूटना शुरू हो गई, उसकी वेदरिंग शुरू हो गई, उसका अपक्षय शुरू हो गया। तो इसे हम बुला रहे हैं फ्रॉस्ट फेजिंग। नेक्स्ट वन, टेम्परेचर चेंज। ये तो वही है कॉमन, जिसे मैं हर बार बताते आया हूँ। तापमान बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा, जो रॉक्स है वो एक्सपेंड करेगी, कंप्रेस करेगी, एक्सपेंड करेगी या कंप्रेस करेगी, और अंततः जो है टूट जाएगी जो है। तो ये भी आपकी जो है एक वेदरिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट वन है सॉल्ट बेजिंग। सॉल्ट बेजिंग जो है, अब मान लो कहीं पे आपका ऐसा एरिया है
जहाँ पे ये नहीं कहते आपके यहाँ पे कि बॉस खारी मिट्टी, खारी मिट्टी होती है ना, जैसे आपने ऊसर वगैरह कहीं पे देखा होगा, तो यहाँ पे बहुत सारा एरिया है लेकिन मिट्टी वहाँ की तो जो है अब खारी है, नमकीन है, एलुवियल है जो है। और वहाँ पे पानी की मात्रा आने के बाद, पानी आने के बाद वो वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे और उतना सारा क्षेत्र जो है खाली हो जाएगा, क्योंकि वो घुलनशील हैं, वहाँ के जो कण हैं वो, जो कण घुलनशील हैं तो पानी में घुल के उस पूरी एरिया को खाली कर देंगे। आपको ये मालूम पड़ा कि आज तो यहाँ पे रॉक था और अब कल देखा बारिश होने के बाद कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं जो है, गड्ढा सा पूरा वो बना पड़ा है यहाँ पे। तो ये भी आपकी एक प्रोसेस है, सॉल्ट बेरिंग अपन लोग उसको बुला रहे हैं। एक आपकी है प्रोसेस अब्रेजन। अब्रेजन का मतलब जो है घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा मतलब जैसे मान लो ये आपकी यहाँ पे कोई रॉक्स थी, रॉक्स थी, ये आपकी ये पूरी पहले रॉक्स थी, बट यहाँ से जो है पानी बहना शुरू हुआ। पानी बहना शुरू हुआ तो पानी और पत्थर एक दूसरे के संपर्क में होके जा रहे हैं, तो क्या दोनों परतों में घर्षण नहीं होगा? पानी जो है पत्थर को इरोड करना शुरू नहीं करेगा, पत्थरों को काटना शुरू नहीं करेगा, तो धीरे धीरे पानी द्वारा चट्टानों को काटने की इस प्रक्रिया को अपन लोग अब्रेजन कह रहे हैं। क्या? अब्रेजन अर्थात घर्षण द्वारा कटाव, पानी द्वारा चट्टानों का इरोजन। ठीक है, इसको भी हम जो है अपक्षय अब बुला रहे हैं। नेक्स्ट वन है आपका आ गया केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं? तो केमिकल चेंज में आपकी एक तो कार्बोनेशन, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और सॉल्यूशन, इतनी सारी संभावनाएं हैं आपकी जो है। तो हाइड्रेशन होता है आपका जल संचयन, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाए और वो वहाँ पे जो उसके मॉलिक्यूल्स या मिनरल्स वगैरह हैं उनसे क्रिया कर ले, और जो वहाँ पे रॉक्स वगैरह हैं उनका विघटन हो जाए उस तरीके से। इसमें एक और प्रक्रिया होती है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है कि चट्टानें जो हैं उनमें कमी आ रही है केमिकल गैदरिंग के थ्रू, रासायनिक अपक्षय के थ्रू उनमें जो है कमी आ रही है। कार्बोनेशन बेसिकली क्या है? अब कार्बोनेशन आपका जो है कार्बोनिक एसिड में ये लोग जो है आपका एक तो CO2 और CO2 के अलावा वाटर, पानी, और उसके बाद वहाँ पे जो मॉइस्चर वगैरह, आर्द्रता वगैरह जो है, ये सब जो है आपस में रिएक्ट करते हैं CO2 के साथ मिलकर। CO2 के साथ मिलकर रिएक्ट करते हैं तो एक कार्बोनिक एसिड बनाते हैं जो एक वीक एसिड है। और यह कार्बोनिक एसिड जो रॉक्स के मिनरल्स होते हैं, जो रॉक्स के कार्बोनेट मिनरल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है, उनके साथ अभिक्रिया करता है और रॉक्स को कमजोर कर देता है। और आपको पता है जो जब रॉक्स कमजोर होंगी तो वही टूटना तो शुरू हो ही जाएंगी, वेदरिंग तो उनका शुरू हो ही जाएगा। तो इस तरीके की ये प्रक्रिया यहाँ पे CO2, वाटर और वहाँ पे आसपास जो उपस्थित मॉइस्चर, ये सब जो है रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वन हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस क्या है? इसमें हाइड्रोजन के अणु H+ और H-, OH- वो जो हैं आपके पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और एक वीक एसिड का निर्माण करते हैं ये भी। और वो वीक एसिड जो है पानी मिनरल्स के साथ मिलकर जो आपका रॉक्स वगैरह है उसको वीक करने का काम कर रहे होते हैं। वीक करने का काम मतलब ये है कि ये जो रॉक्स आपकी थी, रॉक्स आपकी थी उसके साथ ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के अणु H+ और H-।
और ये पानी के साथ मिलकर, और जो रॉक्स के जो मिनरल्स वगैरह हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं और इस रॉक को वीक बनाते हैं, अब कमजोर बनाते हैं। जैसी रॉक पहले थी वो रॉक उतनी अब पहले नहीं रहेगी, वो जो है वीक होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से ये आपका जो है हाइड्रोजन के साथ मिलके पानी जो क्रिया कर रहा है उसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस बुला रहे हैं। अगली क्रिया है आपकी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन का मतलब है जल संलयन। केमिकल आपका प्रोसेस है। तो यहाँ पे भी जो है अब पानी रॉक्स के जो मिनरल्स वगैरह हैं उनके साथ रिएक्ट कर रहा होगा, और बस वही है, देखो ये हाइड्रेशन इज ए प्रोसेस वेयर मिनरल्स स्ट्रक्चर इन द रॉक फॉर्म से बिग बॉन्ड बनाते हैं। ये इनका जो रॉक्स जो हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है मिनरल्स का, जिससे रॉक्स को मजबूती मिली हुई है, अगर उनका बॉन्ड ही अब वीक हो जाएगा तो फिर क्या है, अपक्षय होना शुरू। अब वो होता कैसे है? तो देखो ये, तो पानी है आपका H2O। पानी जो है रॉक्स के मिनरल्स के साथ रिएक्ट करता है, और वो फिर एक्सपेंड करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, इस तरीके से रॉक जो है टूटना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपको पता है, नाम से ही क्लियर है, इतना हमें डीप में जाना भी नहीं है, बस इतना याद रखे कि कहीं हाइड्रेशन आ जाए तो हाँ इतना पता हो कि ये प्रक्रिया केमिकल वेदरिंग से संबंधित है, केमिकल वेदरिंग से संबंधित है। इस तरीके से केवल इतना पता रहे, बाकी मैं आपको जो बता रहा हूँ उस इसलिए बता रहा हूँ कि हाँ शायद चीज़ें कुछ याद हो जाएं तो आगे के लिए चीज़ें सेफ बनी रहें। बाकी ये केवल आपको इनके नाम याद रखने हैं, बस कि हाँ ये प्रक्रिया ये है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि केमिकल गैदरिंग के अंतर्गत कार्बोनेशन, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और सॉल्यूशन, इतनी सारी प्रक्रियाएं आती हैं। बाकी इसमें कुछ आगे ऐसा याद करने वाला है ही नहीं। अब एक आखिरी प्रक्रिया है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन और वाटर जो रॉक्स होते हैं, आयरन रिच मिनरल्स, जैसे मान लो कि भाई, ऐसा तो मैंने आपको जो आपको भी पता है कि जो इन पृथ्वी में इंटीरियर में नीफे वगैरह है, और ऑल ओवर जो एक टेबल देखी थी उसमें भी आपको पता है कि हाँ ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पे लोहा मिलता है। तो जब ये रॉक्स जो है तो इसमें भी जो है आयरन की मात्रा रही होगी। जब आयरन की मात्रा है तो वो पानी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, तो क्या जंग नहीं लगेगी उसमें? जंग लगेगी तो जाहिर सी बात है रॉक्स जो है वो वीक हो जाएगी। वीक हो जाएगी तो वो टूट जाएगी। बहुत सी जगह आपने इस तरह की ये जो अब प्रक्रिया है देखी होगी, यहाँ देख लो, इस तरह की रॉक्स आपने देखी होगी। ये क्या है जो ये जंग लगी है जो है आप पत्थरों पे, जंग कैसे लगी आपको भी पता है अब तो, H2O था, पानी था, और आपकी एयर थी, और आपका इसमें था आपका वो फेरस था जो है, फेरस, लोहा, आयरन, इन तीनों ने एक साथ रिएक्ट किया, ये जंग लग गई, ऑक्सीकरण हो गया इसका जो है। इतनी सारी चीजें क्लियर। बाकी एक आपका एक ये है जो है, इसे और देख लेना भैया, सॉल्यूशन जो है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन का अर्थ है जो है एक तरह से घुलना। अब यहाँ पे कुछ मिनरल्स, कुछ जो है रॉक्स के मिनरल्स इस तरीके के होते हैं कि वो डायरेक्टली डिजोल्व इनटू वाटर, वो सीधे सीधे पानी में घुल जाते हैं। सीधे सीधे मतलब जैसे मान लो कोई रॉक है, उसके मिनरल्स कुछ इस तरह के हैं कि वो पानी में डिजोल्व हैं, पानी में घुलनशील हैं। बारिश वगैरह हुई या कहीं से अब पानी आ गया यहाँ पे, और अब पानी आते ही, आज तो स्थिति ये थी लेकिन आपने एक दिन बाद देखा कि स्थिति ये हो गई। पूरे मिनरल्स, रॉक के जो पूरे मिनरल्स थे वो पानी में डिसॉल्व हो गए, पानी में घुल गए, और पानी में घुलने के बाद ये पूरा एरिया खाली हो गया, और ये स्थिति बन गई साहब। एक दिन की नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस वो तो एक दिन बोल देता हूँ, और समय लगता है प्रोसेस में जो है, तो केमिकल हो
मैकेनिकल हो, समय लगता है। तो ये आपकी प्रक्रिया है जो है सॉल्यूशन है, इसे हम लोग सॉल्यूशन बुला रहे हैं। बाकी आपने कहीं देखा है कि किसी पत्थर में से अब पेड़ निकल आया? देखा तो होगा ही। नहीं देखा? दिखाऊंगा अभी। अब नेक्स्ट वन है आपकी बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय, अब ये थोड़ा है जो है अपन लोगों ने अब तक जो है वेदरिंग के नाम पे केवल वेदरिंग शब्द पड़ा हुआ था। अब उसके जो 3 हिस्से हो गए, मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। उसमें भी जो उसके 5 पार्ट हैं वहाँ पे। तो बहुत सारा जो है अज्ञान हो गया। अब वो समझ नहीं रहा होगा सर इनका क्या होगा, एग्जाम में आते नहीं है। आते क्यों नहीं है एग्जाम में? अगर एग्जाम में नहीं आते तो हम लोग जो है पढ़ नहीं रहे होते। अब तुम भाई एग्जाम दो वहाँ पे जाके सिपाही का, तो वहाँ पे तो ये सवाल आने से रहे। थोड़ा अच्छे लेवल का एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे, और यहाँ से ही आएंगे और आपसे अच्छे से जो है बनेंगे। और याद करने के नाम पे मैंने आपके बता दिया है कि कितना याद करना है। बायोलॉजिकल वेदरिंग में आपका एक तो ये आ गया ऑर्गेनिक एक्टिविटी, और आपका ये है रॉक डिसइंटीग्रेशन वाई प्लांट ग्रोथ। इसी में हम देखने वाले हैं कि कैसे पत्थर में से पेड़ निकलेगा। क्योंकि पेड़ ही तो रॉक को तोड़ रहा है, डिसइंटीग्रेशन कर रहा है उसका। और आपका ये है जो है टर्निंग ऑर्गेनिज्म, सिक्रेशन ऑफ एसिड्स। तो इन प्रक्रियाओं को देखते हैं। इतनी चीज़ें आपको केवल याद रखनी है, बाकी जो मैं सब बता रहा हूँ वो तो केवल समझाने के लिए है। तो आपने कई बार देखा होगा कि आपके आसपास जो है पत्थर है, या पत्थर नहीं, आपकी छत है, और वहाँ पे बारिश के मौसम के दौरान आपने देखा होगा कि उस पे काई वगैरह, ना काई तो समझते हैं ना, काई वगैरह लग गई है। वो काई कैसे लगी भैया? तो जो एल्गी और लाइकेन वगैरह होते हैं, ये जो है बारिश के मौसम में बारिश के मौसम में रॉक्स के ऊपर अपना अधिकार जमा लेते हैं। अधिकार वही मतलब जो है बारिश आई और जो है एलगी या फफूंदी काई वो सब लगना शुरू हो गए रॉक्स पे। अब ये लग गए तो ये रॉक्स को कमजोर बनाते हैं। कमजोर बनाते हैं तो उसका वेदरिंग अपक्षय होना शुरू हो जाता है। रॉक्स जब कमजोर हुआ तो धीरे 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 इसकी जो है परतें, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऊपर उसके हिस्से पे उसके वो लगी है लाइकेन और एलगी, और अंदर से साहब जो है कमजोर हो गया। बाहर से ही तो होगा कमजोर, तो धीरे धीरे इसकी परतें हटना शुरू होंगी। ये ऊपर वाली हट गई परत, फिर अंदर वाली, फिर उसके अंदर वाली, फिर धीरे 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 जो है रॉक वो वेदरिंग की स्थिति पे आ गया। उसका जो है अपक्षय और अपर्दन होना जो है शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट बने आपका प्लांट रूट्स के द्वारा अपक्षय। यहाँ पे है देखो, ये पत्थर को तोड़ के निकला है पेड़ भाई। अब ये रॉक्स थी तो यहाँ पे कोई बीज वगैरह रहा हुआ किसी पेड़ का, अब उसे थोड़ा मिट्टी का रॉक का सहारा मिला तो वो उग लिया भैया। पत्थर ने इसको आश्रय दे दिया, चलो भैया ठीक है तुम भी आ जाओ। समय के साथ जो है ये बड़ा होता गया, समय के साथ बड़ा होता गया, और इसने चट्टानों का डिसइंटीग्रेशन कर दिया, इसको अलग कर दिया, विखंडित कर दिया जो है। इस प्रोसेस को भी अपन लोग जो है जैविक जैविक वेदरिंग में ही रखेंगे, जैविक अपक्षय में ही रखेंगे। जो इसका नाम है प्लांट रूट्स के द्वारा जो है रॉक्स डिसइंटीग्रेशन। अगला आपका यहाँ तक तो हो गया है। बाकी आगे आपका जो सिस्टम है, और भी बहुत सारी वेदरिंग्स वगैरह हैं होती रहती हैं, लेकिन उतना सब अपने एग्जाम के हिसाब से काम का नहीं है। बाकी अगला टॉपिक है अपना इरोजन। अब इरोजन की जो है बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इरोजन जो है कौन कौन से तरीके से हो सकता है? तो साहब इरोजन इरोजन वही जैसे कि अपक्षय होके आपका रेडी हो गया। अब ये चाहे वो
मैकेनिकल प्रोसेस से हो या केमिकल प्रोसेस से हो या जैविक प्रोसेस से हो, इसका ये डिसइंटीग्रेशन तो हो गया इसका। अब इसको यहाँ से हटाया भी तो जाएगा। इस हटाने की प्रक्रिया को मैं इरोजन कह रहा हूँ। अब इरोजन जो है आपका पानी से हो सकता है, हवा से हो सकता है, बर्फ से हो सकता है और ग्रेविटी से हो सकता है। देख लेते हैं बारी बारी से। बाकी इरोजनल जो लैंड फॉर्म वगैरह हैं उनके बारे में अब कल की क्लास में देखेंगे बहुत विस्तार से। इरोजन से भी स्थलाकृतियां बनती हैं, डिपोजिशन से भी स्थलाकृतियां बनती हैं। तो जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं उनको हम या तो वो अपरदन से बने हैं या जमाव से बने हैं, डिपोजिशन से बने हैं, दोनों को कल देखेंगे। और शायद उन लैंड फॉर्म्स में एक दो क्लास तो लगेंगी अपनी। अब एक दो क्लास लगेंगी तो बाकी यहाँ पे इसको मोटा मोटा थोड़ा सा जो है देख ले रहे हैं। बाकी लैंड फॉर्म पढ़ेंगे कल। तो इसमें आपको पता है कि अगर पानी से अपरदन हो रहा है तो बस क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है। ये आपकी रॉक्स है, डिसइंटीग्रेट हो गई, ये विखंडित हो गई और इस पे जो है बारिश का पानी आया, नदी का पानी आया, नहर का पानी आया, मतलब ऐसा पानी जिसमें बहाव हो वो आया और इसको जो अपरदित हिस्से को, टूटे हुए हिस्से को अपने साथ बहा के ले गया, बस अपरदन हो गया ये। ऐसे ही हवा द्वारा भी, हवा मान लो ये है आपकी। अब कोई रॉक्स के और टूटे हुए हिस्से थे, अब ये आंधी आई और आंधी अपने साथ उड़ा के ले गई। देखो ये, अरे धूल आपने गर्मियों में जून जुलाई में देखी नहीं है क्या? कितनी तेज जो हवा चलती है तो धूल मिट्टी एक साथ उड़ा के ले जाती है। आंधी वगैरह में आती है तो क्या है, अपरदन ही तो है, वो इरोजन ही तो है। हवा द्वारा भी हो सकता है इरोजन। ये देख लो आप, इसके इसे देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने कुछ आपको बताया था पहले, एक वर्ड बताया था मैंने आपको, टिलाइट डिपॉजिट। टिलाइट डिपॉजिट याद आ रहा है ना? तो ये जो इरोजन हो रहा है, बर्फ, पेरी ग्लेशियल या जो है ग्लेशियल, किसी भी प्रकार की बर्फ हो, अगर वो इरोजन कर रही है, अगर वो मीडिएटर है, माध्यम है किसी चीज को इरोड करके ले जाने का, तो वो भी तो भैया इरोजन है, अपरदन है। तो ये बर्फ जैसे मान लो ये थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो है वहां से अपनी स्थान से वो खिसकना शुरू हुई तो वो तो खुद आएगी, लेकिन और भी जो रॉक्स वगैरह, जो डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स वगैरह होंगे, विखंडित चट्टाने पत्थर जो भी होंगे, उनको अपने साथ लेके आएगी। तो अपरदन का तो काम कर ही रही है, क्योंकि जहाँ पे वो अपक्षय उनका हो चुका है उस जगह से हटा रही है उनको, अपरदन कर रही है उनका, इसका काम हो चुका है। बट ये अपरदन होने के बाद जहाँ पे जमा होगा, जहाँ पे डिपोजिशनल फीचर्स बनेगा, उसको हम उसको क्या बुला रहे थे? लाइट। क्या था? ग्लेशियर के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद, क्या थे वो? मट्टीलाइट थे। लेकिन अपन लोग तो यहाँ पे इरोजन की बात कर रहे हैं, अपरदन की बात कर रहे हैं, जो वहां से उसे बहा के ला रही है। अगला है अपना ग्रेविटी के द्वारा। ग्रेविटी के द्वारा, हाँ हाँ, ग्रेविटी के द्वारा आप बताओ, आप किसी किसी क्या, अरे आप छोड़ो यार, कोई बॉल वगैरह ले लो, बॉल वगैरह अपनी जो रूफ है आपके घर की, जो है छत है, उस पे आप खड़े हो जाओ, वहां से उसको छोड़ना, छोड़ोगे तो आप देखोगे कि बॉल नीचे आ रही है। अरे सर ये तो बहुत पुरानी बात है। पुरानी बात को ही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि ग्रेविटी जितने ज्यादा पास होगी उतने पास लगेगी। अब लोग कहते हैं ना कि नदियां ऊपर से नीचे की तरफ क्यों बहती हैं, अपन लोग कहते हैं कि ढाल है वहां पे इसलिए जो बहती हैं, लेकिन भूविज्ञानी कहते हैं कि वहां पे ढाल तो है, बट ढाल से भी ज्यादा मैटर है ग्रेविटी। ग्रेविटी पृथ्वी के केंद्र से जो जितना पास रहेगा उस पे उतनी ज़्यादा लगेगी, उस पे उतनी ज़्यादा लगेगी। और ये हर चीज़ को नीचे की तरफ खींच रही है, हर चीज़ को नीचे की तरफ खींच रही है।
तो हर चीज ढाल में ही क्यों जाना चाहती है? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण हर चीज ढाल की तरफ जो है भागती है, क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे इतनी ग्रेविटी नहीं है, तो ये एकदम यहाँ से नीचे की तरफ जो है भागेगी। तो इरोजन इससे भी होता है। कोई रॉक्स है आपकी, ये जो है रॉक्स रही आपकी ये, और इसकी वेदरिंग तो पहले हो चुकी है, तो इसका ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये वाला पार्ट पूरा इरोड हो चुका है, इरोड हो चुका है। अब यहाँ पे बेशक पानी ना आए, बेशक हवा ना आए, ग्लेशियर वो सब नहीं चाहिए, बस अब तो ये ग्रेविटी धीरे 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 इसको नीचे की तरफ खींच लेगी। जितना भाग वीक हो चुका है इसका रॉक का, उतना भाग अपने आप यहाँ से जमा हो जाएगा नीचे जाके। तो ये ग्रेविटी भी इसका रीजन है जो है। अब आपने देखा होगा कि बहुत बड़े स्तर पे जो है, बहुत बड़े स्तर पे मास वेस्टिंग मतलब जो है, जैसे कि देखा कि पूरा का पूरा पहाड़ जो है एकदम से नीचे आके गिर गया। ऐसी घटनाएं देखी नहीं होंगी तो सुनी होंगी, अखबार वगैरह में आती रहती हैं चीजें कि लैंडस्लाइड हो गई जो है, रॉक्स फॉल हो गए, इसलम डेब्रिस वगैरह बहुत सारे जो है एक साथ पूरा का पूरा जो है सिस्टम उखड़ के एकदम नीचे। तो वो मास वेस्टिंग हम लोग उसको जो है बुला रहे होते हैं। मास वेस्टिंग मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पे विध्वंस, और बहुत बड़े और बहुत जल्दी, तीव्र। ऐसे नहीं कि इसमें जो है बहुत समय लगता है, बिल्कुल नहीं लगता, बस ये मिनटों वाला काम है। मास वेस्टिंग इज ए रैपिड फॉर्म, बहुत तेजी से, रैपिड फॉर्म ऑफ इरोजन, बहुत तेजी से पर्दन होता है। इतनी बात आई समझ में, बहुत तेजी से पर्दन होता है। और उसके रीजन्स जो है, अपर्दित रीजन जो अपन लोगों ने अभी पढ़े हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। ग्रेविटी की वजह से हो, ग्लेशियर की वजह से हो, विंड की वजह से हो, या वाटर की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, लेकिन बड़े स्तर पे होना चाहिए। जैसे देखो ये रॉक फॉल जो है एकदम से, ये पूरी पूरी चट्टान जो रॉक से यहाँ पे रही होगी धड़ाम से नीचे, तो हल्के स्तर पे होगा तो पर्दन है वो। और ये भी पर्दन, ये बेसिकली, लेकिन पर्दन का बड़ा रूप है, बड़े स्तर पे है, तो ये आपका मास वेस्टिंग हो गया ये जो है। और यहाँ पे ये देखो लैंडस्लाइड वगैरह, कोई रॉक्स वगैरह थी, उसका एक हिस्सा पूरी तरह से नीचे, वो चाहे पानी से आया हो, हवा से आया हो, ग्रेविटी से आया हो, या ग्लेशियरिक एक्टिविटी से आया हो, जैसे भी आया हो, वो एकदम जो है नीचे आ गया। तो इसी तरह की प्रक्रिया है। अगला है डेब्रिस। एक है इसमें स्लम्स, एक है आपका क्रीप। तो इस तरीके की ये प्रक्रियाएं हैं, इनको देख लेते हैं। रॉक फॉल्स है आपका, ये तो एक रॉक फॉल्स तो जो है सिंपल है, एक साथ बहुत सारी चट्टानों का या पत्थरों का गिरना। मास वेस्टिंग क्यों है? कि बड़े स्तर पे हो रही है बस। अगला है आपका लैंडस्लाइड जो है, कोई चट्टाने थी या कोई भूमि का उठा हुआ भाग जो एकदम से जो है पूरा का पूरा नीचे आ गया। लैंडस्लाइड की बहुत सारी घटनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में क्यों होती हैं आपको तो पता ही है जो है, क्योंकि पर्वत वाले हिस्से ऊंचे उठे रहते हैं, उनमें बीच बीच में बहुत गहरी गहरी खाइयाँ वगैरह, स्पेस वगैरह बचे हुए होते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होता है। क्योंकि रॉक्स का बहुत समय हो चुका होता है उनको, तो उनका डिसइंटीग्रेशन हो चुका होता है। डिसइंटीग्रेशन हो गया बहुत बड़े स्तर पे, क्योंकि रॉक्स तो वहाँ पे बहुत सारे हैं, और पूरा का पूरा एक हिस्सा एक दिन में खत्म जो है, वो चाहे वाटर से हो, विंड से हो, ग्रेविटी से हो, किसी से भी हो। तो ये सारी आपकी चीजें हैं। बाकी आपका अगला है, ये भी जो है लैंडस्लाइड का पार्ट ही जो है बोल सकते हैं। बहुत सारा मलबा एकदम से जो है गिर रहा है, और पेड़ वेड़ वो सब उसके साथ जो है बहे चले जा रहे हैं, किसी से भी गिरे, कोई सी एक्टिविटी हो। एक ये है आपका स्लम्प, देखा होगा कि कहीं कहीं आपने
पहाड़ी इलाकों में एक साथ रोड वगैरह कोई पूरा बना हुआ है और उसका रोड का आधा हिस्सा या बहुत बड़ा हिस्सा एकदम से जो है बैठ गया नीचे, तो इस तरीके की घटना को इस स्लम्प कहते हैं। बाकी आपका ये है एक क्रीप, इसका मतलब है कि तीव्र ढाल वाली एरिया, तीव्र ढाल। क्रीप देखो ये ऊपर से नीचे की तरफ क्रीप, इस तरह की जो स्थलाकृति है इसको हम क्रीप बुला रहे हैं। तो ये भी तो एक तरह से जो है यहाँ पे भी तो ग्रेविटी काम कर रही होगी, लेकिन ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट बहुत धीमे धीमे होता है, एकदम जो है धीमे 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 धीमे, लेकिन वो हो रहा होता है, लगातार हो रहा होता है, लेकिन उसको वो हमें मालूम नहीं पड़ता। ये कोई आपदा वगैरह उतनी नहीं लेके आता, बस धीरे 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 जो है रॉक्स का, पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा होता है ऊपर से नीचे की तरफ, ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी आपको पता है, इसे अपन लोग कहते हैं क्रीप। बाकी आपका अंतिम बचा डिपोजिशन, इस पे तो क्या बात करनी है, तो बस वही है कि ये अपक्षय हुआ है जिन रॉक्स का, उनका अपर्दन हुआ है और एक माध्यम से द्वारा यहाँ पे आके जमा हुई हैं, उसको हम वो डिपोजिशन कह रहे हैं। अब ये डिपोजिशन तो हो गया, अब डिपोजिशन से पहले आपने देख लिया, वो चाहे केमिकल वेदरिंग हो, मैकेनिकल वेदरिंग हो, या जो है आपकी बायोलॉजिकल वेदरिंग हो, अब कैसी भी वेदरिंग हो, कैसा भी जो है इरोजन हो, लेकिन इन देन वो सब जो है उसका जो अवसाद है वो एक जगह पे आके इकट्ठा होगा, तो ये भी एक नया लैंड फॉर्म जो है बनाएगा। तो ये जो है डिपोजिशनल फीचर्स जो भी होते हैं लैंड फॉर्म के, उनको हम कल पढ़ेंगे। बाकी इरोजन से भी तो किसी लैंड फॉर्म का निर्माण हुआ होगा, उनको भी हम कल देखेंगे। तो लैंड फॉर्म के ऊपर अपनी कम से कम 2 क्लास रहने वाली हैं, जिसमें हम कम से कम 60 से 70 लैंड फॉर्म को याद करने वाले हैं, 60 to 70 लैंड फॉर्म, वो चाहे रिवर के रहे हों, ओशियन के हवा के द्वारा बनाए गए, या सी वेव्स के द्वारा बनाए गए, ग्लेशियर के द्वारा बनाए गए, जो भी होंगे लैंडफॉर्म, उनको हम 2 क्लासेज में देखेंगे आगे। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी फिर मिलते हैं कल। और तब तक ये जो आज का जो काम है, होमवर्क है, इसको जो है निपटा के आइएगा कल।